उत्तराखंड के धराली आपदा को लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति चरम पर है। बीजेपी के नेता कर्नल कोठियाल के बयान के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल धराली पहुंचा और स्थानीय लोगों से बातचीत कर सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली में आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। सभी मकान और दुकानों में इतना मलबा भर गया कि नामो निशान तक नहीं बचा। उस वक्त दावा किया गया था कि मलबे में दबे सभी शवों को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने यहां तक ये कह दिया है कि राहत के नाम पर कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं। उत्तराखंड झड़ी लगा दी। आए हैं कि जब धराली की आपदा आई उस समय करण मेहरा जी उस समय के हमारे कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आए और सरकार को जो आवश्यक बातें थी वो बताई, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार उस पर नहीं चेती। और अब तो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग ही इस बात पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि ये बड़ा अमानवीय है कि जहाँ पर 147 लोग दबे हों, उनकी बॉडी को खोजने के बजाय सरकार ने और उस पर मलबा डाल के सड़क बना दी, लेकिन ये प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि उनकी बॉडी खोजी जाए। उनके परिजन परेशान हैं। धराली के हमारे लोग जिनके आवास गए वो परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं कि सरकार उनके उन मकानों को कि जिनको कि हेरिटेज हाउस के रूप में जाना जाना चाहिए, सामने आप दिखा सकते हैं कि किस प्रकार के हेरिटेज मकान हैं ये। इस प्रकार के मकानों को कच्चे मकान की श्रेणी में रखकर कम मुआवजा देकर अपने फर्ज से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोग अभी भी राहत और पुनर्वास की स्पष्ट दिशा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई घर अभी भी क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। दर्जनों परिवार अस्थायी ठिकानों पर रह रहे हैं और खेती बाड़ी के साथ आजीविका से जुड़ी कठिनाइयां निरंतर बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों के चेहरे पर भय, असुरक्षा और भविष्य की अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार को हम उसकी शक्तियों की याद दिलाएं कि सरकार के पास वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों के आधार पर ये नियम बनाए जा सकते हैं कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान पहाड़ों में इस तरह नहीं है कि कोई टाटा बिरला है। इन्होंने अपनी पुश्तैनी मेहनत, मतलब बाप दादा की मेहनत को इकट्ठा करते करते उस जमा पूंजी से बड़ी मुश्किल से अब नए ज़माने के हिसाब से थोड़ा किसी ने होम स्टे, किसी ने थोड़े छोटे मोटे रिसोर्ट, इस तरह की तैयारियां की और तब जाके बाल बच्चे पालने लायक बने लोग। पहले लोग उम्मीद करते थे नौकरियां, अब लोग नौकरी नहीं मिल रही तो इस तरह लोगों का ध्यान है। अब उस पर भी सरकार कहे कि हम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मदद नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार हमने नहीं चुनी या हमारे लिए नहीं चुनी गई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मुलाकात के दौरान आपदा पीड़ितों ने बताया कि आपदा के बाद जीवन सामान्य करने की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सड़कें, पेयजल लाइनें, बिजली आपूर्ति और संचार सुविधाओं की दयनीय स्थिति लोगों के दैनिक जीवन को और कठिन बना रही है। बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की चिकित्सा भी बड़ी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी से उम्मीद की थी सरकार ने कि वो 5700 करोड़ रुपया उत्तराखंड की आपदा के लिए देंगे, चाहे वो धराली है, हमारा बड़कोट है, नौगांव है, थराली है, बागेश्वर के कुछ क्षेत्र, इन सब के लिए करीब 5700 करोड़ मांगे थे। और प्रधानमंत्री जी वो घाम तापो योजना यहाँ घोषित करके गए थे, उन्होंने केवल 1200 करोड़ रुपए देने की बात कही है। उसमें से भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी ब्रांडिंग में, धागड़ धामी बनने में और हैंडसम धामी बनने में 1000 करोड़ रुपए जो है खर्च कर दिए। तो ऐसे में गरीबों की देखभाल कौन करेगा? विपक्ष का कहना है कि मलबे में 145 से ज्यादा शव दबे हुए हैं, जिसे निकालने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। आरोप है कि सरकार ने ज्यादातर मकानों को कच्चे मकानों की श्रेणी में रखकर मुआवजा कम कर दिया था। इतना ही नहीं, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मुआवजा नहीं दिया गया।
गणेश कोदियाल ने कहा कि सरकार पीड़ितों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिए जाए, जो कि मकान बनाने के लिए काफी नहीं है। आज धराली के हमारे तमाम लोग, पवार बंधु अभी हमें मिले थे, वो सब लोग एक नेटवर्क के बारे में भी बताएं। जब आप वो सब लोग बड़े मायूस हैं कि हमको अधर में छोड़ दिया गया। नेटवर्क जैसे विपक्ष के नेता लोग यहाँ आते हैं, सरकार हर्षिल से ऊपर का पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर देती है। तो सरकार को मतलब सरकार अगर विपक्ष यहाँ आया है तो विपक्ष यहाँ के लोगों की आवाज़ बनकर जनता तक वकालत करने के लिए आया है। अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो हम अपने हित के लिए नहीं बल्कि यहाँ की जनता के हित के लिए कर रहे हैं। उसमें से जो बात वाजिब हो और जो बात हो सकती है सरकार उसको स्वीकार करे। हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश इस रूप में होती है कि इंटरनेट बंद कर दो ताकि वहाँ से लाइव न किया जा सके, पुलिस लगा दो ताकि लोग डर जाएं। तो ये सब सरकार के तरीके हैं विपक्ष की आवाज़ को दबाने के और अपनी कमियों को छुपाने के। तो ये सरकार का रवैया बदलना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धराली पहुंचने से पहले टीएम कार्यालय में एक मीटिंग भी बुला ली गई और पूरे क्षेत्र में नेटवर्क काट दिया गया ताकि विपक्ष मौके को सच्चाई के साथ न जोड़ पाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम सरकार को उनकी शक्तियां याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि सरकार के पास शक्तियां हैं जिन शक्तियों के आधार पर ये नियम बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि जिस वक्त आपदा आई थी उस वक्त राज्य के सीएम मौके पर पहुंचे और प्रभावितों को वहां से न सिर्फ बाहर निकाला गया बल्कि तेजी से राहत कार्य किए गए, साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया है। लेकिन कांग्रेस के लोग राजनीति के प्रेरित होकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य सरकार सभी जनहित मुद्दों पर गंभीरता के साथ काम कर रही है। कांग्रेस के लोग जो 2027 चुनाव में जीत का सपना देख रहे हैं वो सपना ही है। देखिए, जिस वक्त धराली और थराली में आपदा आई थी उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले सर्वप्रथम पहुंच करके लोगों के साथ, उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्याओं का समाधान किया, वहां से लोगों को निकालने का काम किया। हमारा जितना भी संसाधन था, हमारे जितने भी आपदा प्रबंधन के अधिकारी कर्मचारी थे वो वहां थे। हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जितना बेहतर काम वहां पर किया, मुझे लगता है कि वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कांग्रेस केवल और केवल लोगों के ऊपर, लोगों की गलत धारणाओं को, अपनी भावनाओं को गलत तरीके से थोपने का काम कर रही है। और 2027 का जो वो एक सपना देख रहे हैं, जिसको मैं मुंगेरी लाल के सपने जो कांग्रेस इस वक्त देख रही है कि 2027 में हम आपदा पीड़ितों के ऊपर राजनीति करके या युवाओं के ऊपर या महिलाओं के ऊपर राजनीति करके हम सत्ताधारी हो जाएंगे। उत्तराखंड में हर साल किसी न किसी इलाके में आपदा जरूर आती है और भारी नुकसान भी। तो आपदा पर विपक्ष के आरोप साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। आपदा प्रभावित धराली पहुंचे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। राहत और पुनर्वास की प्रतीक्षा में बैठे आपदा पीड़ित, ये भी गंभीर आरोप लगाया है। आपदा के 4 महीने बाद भी क्षतिग्रस्त अवस्था में ही कई घर पड़े हुए हैं, कोई भी कार्य नहीं किया गया। अस्थायी ठिकानों पर रहने को आज भी दर्जनों परिवार मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के चेहरों पर भय, भविष्य की अनिश्चितता साफ देखने को मिल रही है। जीवन सामान्य करने की दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सड़कें, पेयजल लाइनें, बिजली आपूर्ति, संचार सुविधा पूरी तरह से दयनीय पड़ी हैं। बच्चों की शिक्षा और बुजुर्गों की चिकित्सा भी चिंता का विषय बन चुकी है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी मुआवजा नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया है तो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पीड़ितों को जो मुआवजा दिया गया है उससे होने वाला कुछ नहीं है। जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी हर्षिल के लोग इसी बात को लेकर परेशान हैं। बीजेपी सरकार ने धराली के आपदा पीड़ितों को बेसहारा छोड़ दिया है। सरकार मुआवजा देने में रजिस्ट्रेशन नहीं का बहाना भी ना बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ये भी आरोप लगाया। उचित मुआवजा नहीं मिलने से धराली के लोग आक्रोशित हैं। बीजेपी की सरकार पीड़ितों को उनके हक से वंचित कर रही है। व्यवसाय, होम स्टे संचालक और रोजगार वाले लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 2013 की आपदा की तरह व्यापक राहत और पुनर्वास की कोई ठोस नीति बननी चाहिए। धराली आपदा पीड़ितों को अब
केवल 5 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। मुआवजा देने से दबे लोगों को नहीं निकाला गया है मलबे पर पूरी तरह से, अभी भी शव वहां पर मौजूद हैं। बीजेपी सरकार केवल 38 परिवारों को ही प्रतिपूर्ति कर रही है, तो दूसरी तरफ किस तरीके से उनकी अनदेखी हो रही है, ऐसे बहुत सारे सवाल कांग्रेस की ओर से उठाए गए हैं। कांग्रेस नेता धराली पहुंचे हैं तो सरकार इंटरनेट ही बंद कर देती है, यह भी आरोप लगाया। बीजेपी सरकार पर तथ्यों को छुपाने और पीड़ितों को यहां पर सहारा न देने का आरोप लगाया है। 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई उसके बाद किस तरीके से कई हिस्सों में जो बादल फटा और उसके बाद जो तस्वीरें थी। उत्तराखंड में जो आपदा आई है, देखिए नुकसान पर नजर डालेंगे और फिर उसके बाद बताते हैं। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। अब घायलों को 50,000 की सहायता दी गई है और इसके अलावा घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाती है, यह सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। क्षतिग्रस्त घरों के लिए 5 लाख की सहायता राशि जारी की गई है। इसके अलावा भी कहा गया है कि सर्वे के आधार पर दुकानों या खेत के नुकसान की भरपाई भी सरकार करेगी। कई बार विशेष पैकेज और पुनर्निर्माण के लिए भी फंड जारी हो चुका है और अभी भी सरकार सहायता करने से पीछे नहीं हट रही है। 6 महीने तक मुफ्त राशन और पुनर्वास के लिए सहायता सरकार देगी। घर, फल, पशुधन के नुकसान का भी अलग अलग राशि के जरिए भुगतान किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र होता है कि लगातार जो हर वर्ष की भांति आपदाएं आ रही है। 1999 में चमोली और रुद्रप्रयाग में भूकंप से 100 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। इसके अलावा 2013 में केदारनाथ में प्रलय आई, 6000 से ज्यादा यात्रियों की जान गई। 2015 में भी अलग अलग जिलों में 54 लोगों की मौत हुई और 63 लोग इसमें घायल बताए गए। अब 2016 में अलग अलग जिलों में 108 लोगों की मौत और बहुत से लोग घायल हुए। 2017 में भी 72 लोगों की मौत हुई, 38 लोग घायल हुए थे। 21,000 रुपए के मुआवजे का भी तब ऐलान किया गया था और लगातार इस राशि को बढ़ाने की बात सरकार कह रही है। 2019 में भी 532 लोगों की मौत हुई, 980 लोग घायल हुए थे। अब 2020 में भी 301 लोगों की मौत हुई, 460 लोग घायल हुए थे, 6 लापता हुए थे। 2021 में भी 393 लोगों की मौत हुई, 366 लोग घायल हुए थे। 2021 में भी चमोली में जो आपदा आई उनकी तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी। 2022 के भी द्रौपदी का डांडा हिमस्खलन में भी क्या कुछ हुआ था वो भी हम लोग सब जानते हैं। और 2022 में कितने लोगों की जान गई है, हर वर्ष की भांति लगातार डेटा के माध्यम से ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 2023 में भी 497 लोगों की जान गई थी। 2024 में 384 लोगों की मौत हुई थी। 2025 में 20 सितंबर तक 260 की मौत हो गई है। तो ये बेहद दर्दनाक और रूह को कपा देने वाला आंकड़ा है। हर वर्ष की भांति हम अपने कितने सारे लोगों को खो रहे हैं, कितनों की जान जा रही है, लेकिन सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करें। हमारे साथ राजेश्वर पैनोली जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद सिंह भारा जो कि कांग्रेस प्रदेश सचिव हैं, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। उमा सिसोदिया जी जो कि समाज सेवी हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी है। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी, पैनलिस्ट का। और सबसे पहले आनंद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज आप लोग अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ डेटा कलेक्ट हुआ, लोगों से बातचीत की, क्या कुछ वहां से आपको फीडबैक प्राप्त हुआ है, क्या हो रहा है वहां पे? वहां के हालात अब भी नाजुक हैं। हालांकि सरकार कहती है कि हमने मदद पहुंचाई है वहाँ, लेकिन अभी तक कोई मदद वहाँ नहीं पहुंची हुई है। मुआवजे का 1 रुपया वहाँ नहीं मिला हुआ है अभी तक। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, नदी से लोगों को पानी पीना पड़ रहा है। और जब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब वहाँ जाते हैं जहाँ मुआवजा पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये इंटरनेट बंद कर देना सीधा सा दर्शाता है कि सरकार की विफलता को कहीं चीजें उजागर न कर दी जाए, कहीं लोगों के सामने न रख दी जाए। दूसरी बात, कोटियाल जी ने एक दिन बयान दिया था, फिर दूसरे दिन वो बयान से पलट गए। इससे भी ये जाहिर होता है कि सरकार, जो व्यक्ति सच बोल रहा है, भले वो किसी भी दल का हो या उनके खुद के ही दल का क्यों ना हो, उस पर भी तरह तरह के दबाव बनाकर उससे भी बयान पलटवा दिया गया। बिल्कुल, यहाँ पर आपने आनंद जी एक आरोप लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर, लेकिन राजेश्वर जी मुझे जरा बताइएगा कि कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है, जैसा कि अभी आनंद जी ने भी बताया कि वहां गए, डीएम कार्यालय में बैठक बुलाई और नेटवर्क बंद कर दिया गया। क्यों? कोई डर?
राजेश्वर जी, बिल्कुल ओपन माइंड से काम करते हैं और लगातार जनता के साथ जुड़े हुए हैं और जनता की समस्याएं हमारी समस्याएं, इसमें कहीं कोई राजनीति। और जहां तक कांग्रेस की बात है, वो सिर्फ जो है लोगों की भावनाओं से खेलने के अलावा कोई काम नहीं। इंटरनेट क्या उनका अलग से इंटरनेट जो चलता है क्या जो बंद हो जाता है और बाकी लोगों का इंटरनेट नहीं बंद होता? ऐसी जो बातें अनर्गल बातें करते हैं, मुझे लगता है बातों में दम नहीं। उन्हें जरूरी था कि वहां गए थे तो कुछ समाज सेवा का काम करके आते, कुछ चीजें बता के एक्चुअल में लेके आते, कोई डाटा लेकर के आते। तो सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट लेकर के कि इंटरनेट बंद हो गया, डीएम कार्यालय में ऐसा हो गया, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ स्पेसिफिक बातें करें, कुछ तरीके से बात करें। इस जगह पैसे समस्या आ रही है या इस जगह को इन लोगों को नहीं करा गया, इन सब चीजों की बातें वो नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ सतही बातें करने के लिए और एक भावनाओं को भड़काने की बात करने के अलावा कोई काम कर नहीं सकते। जहां तक सरकार की बात है, आपने भी खुद भी डाटा दिए कि कितनी सहायताएं की जा रही है और कहां पर किन के पास वो सहायता नहीं पहुंची, कोई स्पेसिफिक बताए कि इन्हें नहीं पहुंची। और हम लोग ओपन माइंडेड है, अगर किसी के पास नहीं पहुंची जो डेटा हम दिखाने हैं वो सरकार की जुबान थी, जो सरकार ने अभी तक बताया है वही जुबान हमारी इस ग्राफिक्स के जरिए देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है राजेश्वर जी कि जो सरकार आंकड़े प्रदर्शित कर रही है और जो प्रकाशित किए जा रहे हैं आंकड़े बताए जा रहे हैं वो वहां के विपरीत है। वहां किसी को मुआवजा नहीं मिला। कांग्रेस कह रही है लोगों से बात होती है तो वहां कहा जा रहा है उनके पास ना ही कोई मुआवजा राशि है, ना ही कोई राहत की सुविधा है। कई ऐसे परिवार हैं जो अभी भी स्थायी निवास कर रहे हैं वहां पर और वहां पर उनके पास कोई मकान ही नहीं तैयार करके दिया है, वो अभी भी टेंट्स वगैरह में ही रह रहे हैं। कोई रिपोर्ट का साझा कर सकते हैं क्या? कोई एग्जैक्टली डिटेल बता सकते हैं क्या? क्या सिर्फ जनरल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई डिटेलिंग दे रहे? देखिए आप जब सरकार के पास तो पूरी डिटेलिंग होती है, कितने लोगों को मुआवजा मिला, कैसे मुआवजा मिला, उसका एक फॉर्मेट होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन उस पर काम करेगा, उसका स्टैटिस्टिकल डाटा होगा। इनके पास क्या चीज है? इनके पास सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये इतनी सर्दी में जाकर के सिर्फ वहां पर जो बातें करते हैं, वहां पर के अपने कुछ कार्यकर्ताओं या अपने नेताओं से मिलकर के एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, जो पहला से सोचा हुआ था कि हमने बोलना क्या है वही स्टेटमेंट आकर के बोल देते हैं। ठीक है, परिवार का नाम बताइए जिसका पुनर्निवास पूरा हुआ हो। ये चीजें नहीं हो पाई। एक परिवार का नाम बताइए जिसका पुनर्निवास पूर्ण हुआ हो वहां पर अभी तक, विद डिटेलिंग कि इन परिवारों में नहीं हुआ, इन पर्टिकुलर परिवारों में नहीं हुआ, इन पर्टिकुलर ये लोग पर्टिकुलर है। जहां तक सरकार की बात है, एक परिवार का नाम बताइए, सारी चीजें करी जा रही है, उसमें कहीं कोई चीजें कहीं कोई छूट नहीं दी जा रही। ठीक है, हम ये मानते हैं प्रैक्टिकल दिक्कतें हो सकती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठंड का इलाका है और ये पूरा इलाका हमेशा प्रभावित है। देखिए अगर आप वैसे देखिएगा तो उत्तराखंड का जो इतनी पहाड़ी इलाका है लगातार आपदा से ग्रस्त रह रहा है। और जहां तक इस पर्टिकुलर धराली की बात है, इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट उसी दिन सेकंड डे मतलब उसी दिन ऑलमोस्ट मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए थे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी वेदर खराब होने के बाद। इससे ज्यादा एफर्ट्स कौन सा मुख्यमंत्री इनका आज तक किया? इनके आज अपने रिकॉर्ड को बता दे, कुछ भी चीजें राजेश्वर जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी की जुबान पर एक एहसान नजर आता है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचे, उनके पास ही वो आपदा विभाग है और वो खुद प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने वाले मुख्यमंत्री हैं। क्या वो वहां पर ना पहुंचते? इतनी बड़ी आपदा प्रदेश पर आ चुकी है, इतना बड़ा संकट आ चुका है, बार बार वेदर कंडीशंस के बीच हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचना, इज दिस द रीजन? ये कोई आप मुझे बताइए, ये किस तरीके का एहसान यहाँ पर धराली के लोगों के साथ किया जा रहा है? क्या हमारे घर में कोई संकट आएगी और हम लोग पहुंचेंगे तो हम गाएंगे क्या कि हमारे परिवार पर संकट आई और हम लोग वहां जाकर एहसान करके आए हैं, उन्हें सांत्वना देकर आए हैं? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि हम तो नहीं जा रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जुबान पर ये हर समय ये शब्द क्यों रहते हैं कि मुख्यमंत्री ऐसी परिस्थितियों में भी पहुंचे हैं? ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कैजुअल बात है, जाना चाहिए। ठीक है, आती हूँ राकेश जी। ये देखिए जिस तरीके से अभी बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अगर मंत्रालय की बात कर ली जाए तो वो भी मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री है, प्रदेश का सारा जिम्मा उनके कंधों पर है। अगर वो वहां पहुंच जाते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और आखिरकार जब ये सहायता सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, सारी जिम्मेदारी उनके सर पर है, तो आखिरकार उसमें करने में क्या दिक्कत आ रही है?
देखिए निशी जी, मुझे जब मैं दोनों अपने प्रमुख राजनीतिक दलों की बात सुन रहा था तो एक बात भाजपा की तरफ से निकल के आती है, जैसे कोई बात पूछता है कि वहां पे क्या हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट आता है जी हमारे तो मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गए थे। तो घर का मुखिया है यार, प्रधान सेवक है, वो उसे जाना चाहिए, और वो गया तो उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, उसने किसी पे एहसान नहीं किया है, वो उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है। कोई भी व्यक्ति अगर उस पद पर होगा तो उसका मूलभूत ये कर्म बनता है कि वो अपनी क्षेत्र की जनता के ऊपर आई हुई विपदा का निवारण के लिए काम करे। अब बात आती है दूसरे पक्ष की। दूसरा पक्ष, परसों की डिबेट में मुझे याद आ रहा है कि लास्ट लाइन बोलते बोलते मैंने कहा था कि कर्नल कोठियाल जी पिछले 2022 के इलेक्शन में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी से, तो कहीं वो जीवित तो नहीं हो गया। तो 2027 नजदीक है, इसलिए 27 नजदीक है तो कहीं इसलिए जीवित तो नहीं हो गया। तो दूसरे दिन मैं एक नया स्टेटमेंट कोठियाल जी का सुन रहा था कि वो उस बयान को समेटते हुए नजर आए कि नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ। ये सब संवेदनहीनता है। अगर आपके पास तथ्य है तो भाजपा को भी पूरी फौरी तौर पर उनसे पूछना चाहिए कि अगर आपके पास 147 लोगों का डाटा है तो दीजिए, और नहीं सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। अब कांग्रेस वालों ने क्या कहा, नौटंकी शुरू, चलो हम भी नगाड़ा बजा लेते हैं। आज के स्टेटमेंट में आप मुझे बताइए कि एक समुचित विपक्ष के रूप में जो अगर पूरी विपक्ष की टीम वहां गई है तो पहला स्टेटमेंट क्या सुन रहा हूं, वहां इंटरनेट बंद कर दिया गया। मतलब बादशाह पहुंचा तो सारे चौकीदार रेडी क्यों नहीं थे? ये विपक्ष का काम है क्या? तो ये दोनों दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं। मौके की तलाश आ गई। अरे आप एजेंडा लेके जाते, विपक्ष की राजनीति करनी है, अटल जी से सीखो। मान्यवर, इंटरनेट भी मूलभूत सुविधा, कोई सुविधा नहीं है सर। आपके वीडियो कैमरे तैयार थे, मेरा मोबाइल फोन थोड़ा बंद था, मैं अपलोड नहीं कर सकता था, रिकॉर्ड करके ला सकता था कि ये स्थिति है। डालिए ना आप इंटरनेट पे। इंटरनेट बंद थोड़ा देहरादून में चल रहा है। इंटरनेट बंद कर देने का क्या मतलब होता है? एक क्षेत्र का इंटरनेट बंद कर देने का क्या मतलब होता है? अब आपको लगता होगा आनंद जी, आप आखिरकार उस इंटरनेट से कर भी क्या लेते हैं? आपके पहुंचने पर आखिरकार ऐसा क्यों? अगर आपके पास ऐसी कोई, आपके पास अगर ऐसा कोई बयान था तो आज आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डालना चाहिए। हम लोगों को भी ये समझ आती है कि गणेश गोदियाल जी गए और उन्होंने वहां से ये इस फला व्यक्ति का बयान नोट किया और ये डाला। कार्य करने में दिखाई होती तो आप संवेदनशीलता वहां ये होती कि आप अपनी तरफ से आज गए थे, और कितने महीने बाद गए? 5 अगस्त की घटना है और आज 5 दिसंबर है। मैं आपको बता दूं, जिसमें धराली में आपदा आई थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसमें करण मेहरा जी थे, वो वहां पर मुख्यमंत्री जी के साथ ही थे सर। वो भी वीडियो चला था, हम लोग देखे हैं, और साथ ही गए थे, मुख्यमंत्री लेके गए थे। तो आनंद जी, आप भी उसी लाइन में है क्या? फिर आप भी एहसान गिनाना शुरू कर चुके हैं क्या? मुख्यमंत्री जी के साथ गए। एहसान नहीं गिना रहे, एहसान नहीं गिना रहे। हमारी पार्टी आज आपके पास ये डाटा तब से अगर आज पूरे प्रदेश को कांग्रेस को समझाने के लिए तैयार हो जाती कि हमें मूलभूत सुविधाओं की, इन्हीं चीजों की जरूरत है, और ये देखिए ये स्थिति बनी है, ये स्थिति बनी है। मूलभूत सुविधाओं, मैं जानता हूँ संवेदनशील विपक्ष के रूप में आज हमारा प्रदेश, जैसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ था जब कांग्रेस के ही विधायक मोहन कापड़ी ने भरे सदन में कहा था कि मेरे विधायक निधि का 15% पहले ले लिया जाता है, तब मुझे दिया जाता है, तो मैं उसके लिए खड़े होकर ताली बजाई थी। हाँ, तो ये तो इस सरकार का चरित्र है ना, भ्रष्टाचार और कमीशन में लिप्त पूरी सरकार है ये। तो आपको आज अगर धराली में गए थे और अच्छे शुभचिंतक के रूप में जाते तो शायद आज आप वहां की पूरी तस्वीर लेके आते और एक एक व्यक्ति का बयान लेकर आते। ठीक है, आती हूँ। बिल्कुल उमा जी, देखिए यहाँ पर आज जो कांग्रेस सीधे धराली पहुंची, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, वहां से कहा कि हम एक ऐसे रिपोर्ट तैयार करके लाएंगे, सीधे राज्यपाल को सौंपी जाएगी, जांच करवाई जाएगी, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगभग 150 से ज्यादा शव अभी भी वहां पर मौजूद हैं जिनको निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार उसमें विफल साबित हो रही है। तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, जो कि काउंटर किया गया था कर्नल अजय कोठियाल के बयान को लेकर। आखिरकार जब कांग्रेस वहां पर पहुंची और उसके पहले जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी कि कैसे वहां पर भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यों को कर रही है, कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं?
निशी जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस बयान को मेरी समझ से बाहर है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कार्य कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई पे वहाँ पर कार्य कर रही होती, वहाँ पर जो आपदा आई उससे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर चुकी होती, लोगों को सही तरीके से मुआवजा मिल चुका होता। और देखिए, अगर ये आज के ही अभी के अगर आप ये विजुअल्स दिखा रही हैं तो आप ये देखिए, अभी तक वहाँ पर खुदाई नहीं हुई है। अभी तक वहाँ पर पूरी तरह से खोद के जो अवशेष हैं उनको नहीं निकाला गया, जो मकान दबे हुए हैं उनको नहीं खोदा गया है। जैसे ही आपदा आई हुई है, जितना भी यहाँ पर जो मलबा आया हुआ एज इट इज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो ये आपके विजुअल्स बता रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ भी काम वहाँ पर नहीं हुआ। आम जनता, जिनके परिवार के लोग वहाँ पर दबे हैं या लापता हैं, वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि वो सच में दब गए, वो कह रहे हैं कि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लापता है। उन लापता लोगों को ढूंढने की जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब तक सरकार को ये पूरे जो आपदा आई हुई है, जो मलबा फैला हुआ है, इसको साफ करके थराली को दोबारा उस पोजीशन में लेके आ जाना चाहिए था जो आपदा से पहले थी। तो कहीं ना कहीं सरकार 100% विफल रही है। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ होता तो कर्नल कोठियाल जी वो सब नहीं बोलते। वो ठीक है, उन्होंने जो भी उन्होंने बोला, एक फौजी के रूप में, एक ईमानदार फौजी के रूप में उन्होंने जो भी कुछ कहा, और उसके बाद एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसने उससे पलटने की कोशिश की। आला कमान ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई तुमने जो भी कहा ये गलत कहा है, इसको थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल करो। वो ठीक है, वो एक राजनीतिक चीज़ है, वो चलती है। लेकिन मैं किसी राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ। मैं फिर भी कहूँगी कि अगर मैं भी वहाँ पर जाऊँ, निशी जी, आप भी अपना कैमरा लेकर वहाँ पर जाएं, और जो स्थिति आज भी थराली की है वो खुद में ये बयान करती है कि थराली का पुनर्वास नहीं हुआ। थराली के वो घर दोबारा से सरकार नहीं बना पाई, जो घर यहाँ पर टूटे हुए हैं और दबे हुए हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहाँ पर दबे हुए हैं। अब ये कह के कि हम 5 लाख रुपए दे देंगे, 4 लाख रुपए दे देंगे और आप अपने आप बना लीजिए, तो मैं समझती हूँ ये बिल्कुल संवेदनहीनता की स्थिति है। परिवार के जो कमाने वाले लोग थे, अगर वो चले गए तो बताइए उन 5 लाख रुपए से कौन वहाँ पर मकान बनाएगा? आज भी लोग वहाँ पर टेंटों पे हैं। इस समय देखिए, उत्तराखंड को आपदा पीड़ित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। हम लोग हर बरसात में अपने आप को यही कहते हैं कि हमारे यहाँ आपदा आ गई, हमें इतना फंड जो है केंद्र से मिल जाना चाहिए, और मिलता भी है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं देती है, डबल इंजन सरकार है, केंद्र से पैसा मिलता है। वो पैसा 4 महीने हो गए हैं ये आपदा आए। आज 5 अगस्त के बाद आज 5 दिसंबर है, 4 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 4 महीनों में आपने क्या पुनर्वास किया, वो तो खुद सबको सामने दिखाई दे जाना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल उमा जी, यहाँ पर तस्वीरें भी बता रही हैं, और खुद जब कांग्रेस पहुंचती है तो उनके पीछे का बैकग्राउंड भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ये इंटरनेट को मेन फोकस में ला रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड की तस्वीरें भी बता रही हैं कैसे वहां पर अभी भी कार्य चल रहा है। लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आपदा को लेकर जो सियासत हो रही है, वहां जाने पर जो सियासत हो रही है, आखिरकार कैसे से कॉन्ट्राडिक्ट किया जा रहा है, इसी पर चर्चा को आगे करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और क्वेश्चन में आज हम जिस अहम मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, वो अहम मुद्दा प्रदेश के हित का है, लेकिन उस पर भी सियासत हो रही है, और सियासत के चक्कर में पिस आम चंदा रही है। आखिरकार कब तक, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अंकेश जी, सीधा आपका रुख करना चाहूंगी। आज कांग्रेस पहुंचती है आपदा प्रभावित थराली में, और वहां जाकर ये कह दिया जाता है, समस्या से पहले जो बयान आता है वो ये आता है कि वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, और वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? निश्चित जी, मुझे लगता है कि सरकार पहले तो डरी हुई है, और जिस तरह से लगातार सरकार देख रही है कि उनके लोग ही खुद उनके खिलाफ जिस प्रकार से बयानबाजी आज प्रदेश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं धामी जी को डर भी है कि आप देखिए, एक जो उनकी मंत्रिमंडल कहें या राज्य मंत्री जो स्तर के व्यक्ति, यदि कुछ इस प्रकार सरकार में रहते हुए इस प्रकार की बयानबाजी सामने आती है, और उसके बाद सरकार जो है उस बयान को लिपापोती कर करके आप जो है अगले दिन आप जो है दबाव डाल करके उस बयान को पलटा देते, तो मुझे लगता है कि कोठियाल जी की एक तो राजनीतिक हत्या सीधे सीधे मान लो आप इसे, और दूसरी राजनीतिक कठपुतली के तौर पर कोठियाल जी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सामने दिखता है।
और दूसरी बात जहाँ तक है आम जनता और जन की हम बात करें, जिनके लिए वास्तविक रूप से धरातलीय स्तर पर काम होना था, 455 करोड़ की वहाँ के लिए अलग सी राहत की व्यवस्था आई थी, लेकिन वो अभी तक 455 करोड़ में मुझे नहीं लगता कि कहीं सरकार उसको वहाँ पे धरातलीय स्तर पर करने में कोई सफल हुई हो। क्योंकि यदि सफल होती तो वास्तविक रूप से आप देखिए ना, सरकार की संवेदनशीलता का स्तर आप देखिए, जिस मलबे के नीचे लोग दबे हैं वहीं से आपने सड़क बना दी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर आपने सड़क बना दी बिना किसी उसके खोज के, आपने जो है सड़क तो बना दी, लेकिन इस सरकार की संवेदनशीलता, इसे संवेदनशीलता का स्तर देख सकते हैं आपकी किस प्रकार से संवेदनशील है। क्योंकि आज इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में तैयार की है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जी धामी सरकार इतनी साफ और स्पष्ट है तो श्वेत पत्र जारी कर दे, श्वेत पत्र आप जारी कर दे कि जी हमने तो जितनी जगह आपदा आई है, चाहे आपकी धराली हो, थराली हो, नंदानगर में इतनी भीषण आपदा आई, चाहे सैंजी पौड़ी में हमारी इतनी भीषण आपदा आई, पिथौरागढ़ में आई, चंपावत में आई, तमाम जिलों में जितनी आपदा आई है, उस आपदा में जो 1200 करोड़ रुपए जो केंद्र से मिले, उसमें आपने क्या क्या काम किए, पुनर्वास से लेके विस्थापन से लेके उसके लिए आपने क्या काम किए, धरातल पे कितना काम हुआ, क्या ये आपने स्वयं के लिए आपदा में अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया, या फिर आपने वास्तविक रूप से उन पीड़ितों के लिए इसके लिए जो पुनर्वास की योजना या फिर विस्थापन की जो सुनियोजित व्यवस्था है वो आपने क्रिएट की, तो उसके आप ब्यूरो जनता के सामने प्रस्तुत करें, आप मीडिया के सामने प्रस्तुत करें। आप कहाँ टीका टिप्पणी में लगे हुए हैं, कहाँ आप जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने की आप बात कर रहे हैं, आप उसको धरातल में जनता के सामने लाइए ना, मीडिया में लेके आइए ना। आपके पास तो सारी चीजें, क्या वो 1000 करोड़ रुपए जो आपने खर्च किए अपने फेशियल करने में, क्या आपने इसलिए किए? वो आप उसको जनता के सामने बताइए ना चीज़ें को कि भाई हमने ये काम किया है, आज तक हमने इतनी योजनाएं, जो सरकार से जो पैसा आया 455 करोड़ धराली के लिए अलग से आया और 1200 करोड़ रुपए जो पूरे प्रदेश में आपदा आई उसके राहत के लिए जो पैकेज केंद्र से मिला, उसका हमने इस प्रकार से इस्तेमाल किया। आज मैं देख रहा हूँ धराली में जो है, जो वहाँ पे स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको जो है एक तो उनके जो व्यावसायिक भवन थे उनका भी आपने मुआवजा और ना ही उनका आपने राजस्व के माध्यम से आकलन करने का वो किया, प्रयास किया, ना ही आपने राजस्व के साथ मिल करके कोई ऐसे, राजस्व विभाग के साथ मिल करके कोई ऐसी योजना बनाई कि वो उनके लिए कोई भूमि देखी जाए, वहाँ पर उनको जो स्थापना है, जो उनकी विस्थापन है उसकी नीति, पुनर्वास की जो व्यवस्था बनाया जाए, समुचित व्यवस्था बनाया जाए, ना वो देखी आपने, ना वहाँ पे आपने स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखी उनके लिए, ना आपने उनके बच्चों के लिए वहाँ पे विद्यालय की व्यवस्थाएं देखी। तो आपने आखिर किया क्या, आप ये बताए ना। आप दूसरी बात, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे पैनुली जी गिना रहे थे कि मुख्यमंत्री जी वहाँ के, अरे भैया मुख्यमंत्री जी के पास तो सारे विभाग उनके पास हैं। आज आप देखिए ना, पूरी सरकार वेंटिलेटर पे चल रही है। आप देखिए, आप उनके पास कैबिनेट के लिए, कैबिनेट लायक ऐसे चेहरे नहीं है कि जिनको वो कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय में शामिल कर पाए। सारे जो है भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार तो कांग्रेसमय है, पूरी सरकार कांग्रेस चला रही है आज की डेट में। आप उनकी देखिए ना, सुबोध उनियाल जी कौन है, कांग्रेसी हैं, रेखा आर्या जी कौन है, कांग्रेसी हैं, धन सिंह और मुख्यमंत्री के अलावा सारे कैबिनेट उनकी कांग्रेसी है। तो वो इस प्रकार से नहीं कह सकते कि हम पूरी जो है आज कि हम जो है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकते कि हम जो है कांग्रेसी नहीं, और कांग्रेसी ये नहीं कह सकते भारतीय जनता। तो दोनों जो है मित्र विपक्ष की भूमिका में है और दोनों जो है एक उसके थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो मैं सीधा से ये कहना चाहता हूँ, यदि उत्तराखंड क्रांति दल की 27 में सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम इन सबको अंदर डालने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से इन्होंने इस पूरे प्रदेश को लूटतंत्र का एक जरिया बना दिया है, इनका लूटतंत्र जो आज देखिए, जो सड़कों पे होते थे आज उनके जो हैं बड़े बड़े आशियाने हैं, बड़े बड़े बंगले, कैसे हैं ये बड़े बड़े बंगले, आप ये बताइए, स्पष्ट बताइए। आपने जो है, जिनके पास जो है खाने के लिए पैसा नहीं था, आज उनके पास जो है करोड़ों की जमीन है। गणेश जोशी जी जैसे आप भ्रष्ट आदमी आपने जो है सरकार में अपना हिस्सा बनाया हुआ है, क्यों उनके खिलाफ जांच को आपने रोक रखा है? तो ये स्पष्ट रूप से जनता के सामने बताने की आवश्यकता है। और आज जिस तरह से आपने इस पूरे प्रदेश को नोचने का काम किया है, आने वाले 27 के बाद हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे प्रदेश चलता कैसे है, प्रदेश में योजनाएं कैसे लागू होती है, और प्रदेश को जो आपने आज उस स्थिति में छोड़ा हुआ है, एक अस्थायी राजधानी आप यहाँ पर नहीं दे पाए इस प्रदेश के लिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? चुनावी दौर आता है, आप जुमलेबाजी शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो आज अध्यक्ष है संगठन के, उनका 2022 में चुनाव में के दौरान एक वक्तव्य आता है कि हम 22 में सरकार में आएंगे तो हम जो है कि अस्थायी राजधानी गैरसैंण बनाएंगे। आपने है झुंझुनू पकड़ा दिया, ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसको अपनी पिकनिक स्पॉट के रूप में आपने उसको वो करने का काम किया है। लेकिन
वहां पर क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी, ये आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है। हरीश रावत जी अभी कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, फिर पुनः उनका एक बयान में देख रहा था कि जो है 27 में सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से हम गैरसैंण को राजधानी बनाने का काम करेंगे। लेकिन उनके कार्यकाल में काम अवश्य हुआ है, विधानसभा वहां पे बनी है, ये चीजें जरूर हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस प्रदेश की जनता को ठगने का पूर्ण रूप से काम किया है और पूर्ण रूप से आज भी ठग रही है। सिर्फ यहाँ के जो लोग हैं, उनके जनमानस है, उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है इस प्रदेश को। और इस दूसरी बात यह है कि इस प्रदेश के लोगों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। और वास्तविक धरातल रूप में निशी जी आज हम देखेंगे तो हमारे जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, उन तमाम क्षेत्रों के लोगों को जो है इन्होंने जो है उनके हाल पर छोड़ने का काम कर दिया है। आप बताइए ना, सरकारी मशीन आप लगा रहे, लेकिन डीजल जो है हमारे लोकल लोग वो लोग भर रहे हैं। 5,000 का डीजल भरे तो जाके खुदाई हो रही है वहाँ पे। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता है? आज उस नदी का जलस्तर कम हो गया, क्या सरकार ने क्या योजना बनाई? उसके लिए आप चैनलाइज करते हो उसको, आप उसके लिए सुरक्षा दीवार का काम करते हैं वहाँ पे, क्यों नहीं कर रहे आप काम? आपके इतने बड़े विशेषज्ञों के लिए आपने यूकास्ट आपने एक संस्था बनाई है, उसको काम दिया। वो यूकास्ट कर क्या रही है आप बताइए ना, आप बताइए कर क्या रही है? आप श्वेत पत्र जारी किया, मैं तो धामी सरकार इसी पर कमेंट ले लेते हैं, इस पर कमेंट ले लेते हैं राजेश्वर जी से। हाँ राजेश्वर जी कमेंट दीजिएगा। देखिए, जो मुझे लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल जिसके अपनी ही पार्टी का आता पता नहीं है, वो दूसरों को बता रहे हैं। उनके पास ना कोई ब्लूप्रिंट है, ना कोई ब्लूप्रिंट है। अरे अभी तक आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल की देन है, जहाँ आप बैठे आज मलाई खा रहे हैं आप। उत्तराखंड क्रांति दल की नहीं, सारे आप ये नहीं बोल सकते कि उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व नहीं है। और आज जिस मलाई में धामी जी आज जिस कुर्सी में बैठे हैं, जहाँ मलाई चाट रहे तुम, जहाँ तुम्हारे जो है जिनकी औकात ग्राम प्रधान बनने की नहीं थी, आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो। ये मत भूलिए, उत्तराखंड क्रांति दल की देन है। तुम्हारे मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जिनको जो है यूट्यूबर के वहाँ जा रहे हैं, लेकिन जिसके बदौलत इस राज्य में बैठे हैं, इस कुर्सी में बैठे हैं, उनके निधन होने पर उनके घर पर जाने का समय नहीं है आपके पास। आप क्या समझ रहे हैं? आप मलाई के आगे नहीं बढ़ पाते। आप ये सोचिए इस बात को, आने वाले 27 में निश्चित रूप से। ठीक है अंकेश जी, राज्य सरकार को कितनी मिल गई अभी तक आपको पता है? कितनी किस्तें मिल चुकी हैं और कितनी बार चुकी है सरकार? कुछ की इधर की बात उधर जोड़ दीजिए, उधर की बात उधर जोड़ दीजिए। कहने की बात है, हम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं आपको। 27 में आपको जवाब ले लेते हैं। जवाब राजेश्वर जी, गुमराह करेंगे आप? राजेश्वर जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए हम लोग पूरी तरीके से तैयारी से काम करते हैं, ब्लूप्रिंट के साथ काम करते हैं। दिख रहा है आपका सरकार की एक मशीनरी जो होती है, सरकार के एक सिस्टमेटिक जो चीजें होती है, उस ढंग से काम करा जाता है। जनता को भी तो दिखाइए क्या है, कहां है? ऑल ऑफ सडन कोई चीज उठा करके कोई दे दे, कोई देखिए न किसी का इंडिविजुअल का पैसा है, पैसा सरकार का होता है और सरकार एक सिस्टम से काम पैसे को खर्च करती है और सिस्टम में बकायदे चेकिंग से लेकर के मुख्यमंत्री है, उनके लिए खनन के लिए अपार संभावना इस प्रदेश में हो गई है। आपदा से जो है आपदा ने उनको बहुत बढ़िया अवसर दे दिया इस प्रदेश में। खनन प्रिय मुख्यमंत्री है, उनके लिए खनन के प्रचुर मात्रा में उनको जो अवसर उपलब्ध करवा दिया है, बस इतना जरूरी हुआ है आपके लिए। आप लोगों को इसके अलावा आपने इस प्रदेश में कुछ नहीं किया है। आप कह रहे ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, आप क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? बताइए ब्लूप्रिंट कहाँ है? क्या वो इतना संवेदनशील है ब्लूप्रिंट जनता के सामने आप रखने जा रहे हैं? क्या वो आपके नाकामियों के लिए बना हुआ है जो आपने रख पा रहे जनता के सामने? आप बताइए स्पष्ट रूप से। पैनुली जी, बात करने से कुछ नहीं होने वाला। इस प्रदेश के लोग समझ चुके हैं आपके चाल को। आप सिर्फ धर्म के नाम पर यहाँ पे सब लोग फैलाने का काम करेंगे और कुछ नहीं। आने वाले 27 में आप सिर्फ यहाँ पे एक वो है, यहाँ पर जो है आप सिर्फ पोलराइजेशन करने का काम करेंगे, ध्रुवीकरण का आप काम करेंगे। आपसे इस प्रदेश के लोगों को सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, ये समझ लीजिए बात को। आपकी पार्टी के 10 वो हो चुके हैं, तक फाड़ चुके हैं, हमें समझा रहे हो। जो वो बोलते ना कि छलनी का सुई से तेरे मुंह में छेद है, छलनी हो सारी तरफ तो पैनुली जी देखिए यहाँ पर फैक्चुअल बात हो रही है। राजेश्वर जी, करोड़ों रुपए का बजट सरकार के तरफ से केंद्र से आपने मुआवजे के रूप में बड़ा बजट मांग लिया। योजना बनाई है, बिल्कुल हम बजट मांगेंगे और जितनी हमारी जनता को जो है उतना बजट और कोशिश करेंगे लाने की। जितनी सहायता होगी उतनी पूरी करेंगे। जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का तो प्रधानमंत्री जी नहीं, मुख्यमंत्री की बात करें इस प्रदेश में राजेश्वर जी देखिए, सभी पैनलिस्ट का भी यही सवाल है और जनता का भी यही सवाल है। रुक जाइए, पहले एक सवाल लेने दीजिए। राजेश्वर जी,
ये बड़ा सवाल सभी पैनलिस्ट का भी है और जनता का भी यही है कि जो 455 करोड़ रुपए आए हैं उसका कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 5 महीने बाद भी अगर हालात जस के तस रहते हैं तो फिर तो सवाल उठेंगे ही ना। और फिर अगर इस तरीके से आप विपक्ष पर निशाना साध देंगे, उनके बयानों पर पलटवार कर देंगे, यूकेडी को आड़े हाथों ले लेंगे, तो उससे वो 455 करोड़ का कहाँ इधर इधर इस्तेमाल हो रहा है वो नहीं पता चलेगा। ब्लूप्रिंट कहाँ से निकाले हम फिर? देखिए आपने खुद ही ने डाटा दिया शुरू में कि सरकार ने क्या क्या चीजें बताई, कहाँ कहाँ पे कितने रुपए खर्च किए, सरकार ने आपको बता ही रही है। ये सरकार बता रही है, आपके पास जब ब्लूप्रिंट है तो वो वाकई में धरातल पर क्यों नहीं नजर आ रहा है? देखिए धरातल पे कोई पहले दिन ही चीजें नजर नहीं आने जाती, कुछ चीजें आपको ऐसा लगता है कि डाटा मिल जा रही है और कहीं कोई कमी है। लेकिन राजेश जी, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, केंद्र से आपको हर संभव सहायता प्राप्त हो रही है, राज्य में हमारे पास इनफ फोर्सेज हैं, आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? कहाँ मैन पावर की कमी आ रही है, कहाँ पर मशीन्स की कमी आ रही है? सब कुछ तो आपके पास उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी का तो खास लगाव है ना उत्तराखंड से, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है कार्य में? देखिए एक तो आपको क्लियर कर दूं, हम डबल इंजन, हम ट्रिपल इंजन की सरकार है, नंबर 1। जी, अब तो ट्रिपल इंजन बोल दिया, ट्रिपल वाला बताइए जरा। ठीक है, आप ट्रिपल इंजन की सरकार है और हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं आ रही है और जो कमी आएगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन एक सिस्टम से चलेंगे। सिर्फ ये कह देने से कि इंटरनेट बंद हो गया या एक इधर की बात उधर के आरोप से नहीं चलेंगे और चीजें आपको 100% नीचे जमीन पे भी दिखलाई देंगी और डाटा के साथ आप आए वो भी हमारे विभाग, और जो चीजें हमें जितनी सलाह अच्छी होगी और जनता के हित के प्रति होगी हम उसको लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार वास्तविक रूप से गंभीर है तो सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करती है? श्वेत पत्र क्या चीज होती है? श्वेत पत्र आप ऐसी बातें करते हैं, श्वेत पत्र को ऐसी चीजों को जैसे राजेश्वर जी, जिन परिवारों ने अपना सब खो दिया है उनके लिए सरकार ने क्या स्थायी योजना बनाई है? कोई दस्तावेज है उसका? देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि आप आउट ऑफ द प्रोपोर्शन बहुत सी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। बातें कर क्या आपको पास ऑलरेडी सारी चीजें बताई जा रही है, सारी चीजें समझाई भी जा रही है और ये भी कहा लगातार है कि इसके अलावा भी कोई चीज। ठीक है राजेश्वर जी, यहाँ पर आपको रोकती हूँ, लेकिन आनंद जी जैसे अभी राजेश्वर जी बोल रहे हैं सरकार बहुत सिस्टमैटिकली काम कर रही है, स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिन परिवारों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनके लिए सरकार ने क्या स्थायी योजना बनाई है, ये स्पष्ट बताएं ये लोग। और ये भी बताएं क्या कोई कैबिनेट बैठक हुई जिसमें वैज्ञानिकों के सर्वे को कराए जाने को लेकर कोई तारीख की निर्धारित हुई? लेकिन आनंद जी जरा समझिए, आप भी आपने सीधा आरोप थोप दिया है सरकार पर, लेकिन आप जब वहां पर पहुंचे आप एक खास रणनीति के साथ आपने डेट फिक्स करके आप वहां पर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे। डेटा कलेक्शन की बात आप लोगों के द्वारा की गई थी, वो डेटा कलेक्शन आप लोगों ने कहा था कि करना है और उसके बाद वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा। कौन सा डेटा कलेक्ट आप कर आए एक ही दिन के अंदर? मुझे जरा वो डेटा भी आप बता देंगे। उनके डेटा पर आप सवाल उठा रहे हैं लेकिन आपका डेटा भी मेरे को चाहिए। हम वहाँ स्थानीय लोगों से हमारी पूरी टीम वहाँ मिलकर आई, डेलीगेट जो गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ की जनता से मिलकर आए हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करके लेके आए। अब उसके आधार पर रिपोर्ट बना के गवर्नर साहब को सौंपी जाएगी। लेकिन सत्ता पक्ष से तो सवाल है ना सीधा कि अगर जब वहां सब कुछ ठीक है तो लोग क्यों परेशान हैं? लोग रैन बसेरों में रहने के लिए क्यों मजबूर है? टेंट पर रहने के लिए क्यों मजबूर है? नदी से पानी पीना पड़ रहा है उन्हें। हर 15-20 दिन में तो वहां बीमार पड़ जा रहे हैं लोग, उन्हें वहां से देहरादून आने अपना इलाज करना पड़ रहा है और सरकार कहती है कि धरातल पर सब ठीक चल रहा है, हम कार्य कर रहे हैं। अरे यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आप स्पष्ट बताइए कि आपने किन परिवारों को बसाया है अभी तक। जो केंद्र सरकार से जो बजट घोषित हुआ था 1200 करोड़ का, उसकी कितनी किस्तें अब तक मिल चुकी हैं और कितनी किस्तें बांट दी गई है जनता में, ये भी बताएं स्पष्ट। सिर्फ कह देने से, फोटो खींच लेने से, वीडियो बना लेने से इनके मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से कूदने वाले भी थे, जंप करने के लिए गए थे वहां। जो मुद्दे की बात है, जो आपने कितने परिवारों को वहां बसाया, ये क्यों नहीं उस पर जवाब देते हैं? ये अनाप शनाप बातें करते हैं, यहाँ वहां की कहानियां सुनाते हैं, जो मुद्दा है उस मुद्दे से भटक जाते हैं। ठीक है राकेश जी, इसी पर कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए अभी आपने सुना राजेश्वर जी का बयान और अब भी आपने सुना कि आनंद जी ने भी किस तरीके से बोला, अंकेश जी ने भी बोला, ये तीनों राजनीतिक दल हैं उत्तराखंड के मुख्य,
और खास तौर पर अगर बीजेपी कांग्रेस की आज विषय नहीं है, ये नहीं राजनीति का नहीं है, लेकिन आपने जिस तरीके से वहां जाकर डेटा कलेक्ट करने की बात करी और आप एक दिन में जाते हैं, एक दिन में डेटा कलेक्ट करके आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनेगा ही ना। एक दिन में धराली आपदा, थराली आपदा और हर्षिल ऐसे तमाम क्षेत्रों पर आप लोग जाकर डेटा कलेक्ट कर कर ला रहे हैं, तो उस डेटा पर बातचीत करनी तो बनती है ना, या फिर आप लोग फिक्स टॉपिक, फिक्स बयान लेकर गए थे कि वहां जाते ही जारी कर देंगे, बाकी ये लगा देंगे कि वहां पर इंटरनेट ठप कर दिया गया था। ठीक है राकेश जी, राकेश जी, डेटा कलेक्ट करने के लिए वो अपने साथ कोई वैज्ञानिकों की टीम लेके नहीं गए। राजेश्वर पैनोली जी के एक बयान से मैं बड़ा नाखुश हूं। अगर यूकेडी ने कोई प्रश्न खड़ा किया है तो उन्होंने जनता की तरफ से प्रश्न खड़ा किया है और शायद कुछ जायज चीजों के लिए प्रश्न खड़ा किया है। तो यूकेडी कितनी बार टूटी, कितनी बार गई, जनता में क्या जनाधार है, क्या नहीं है, ये तो उत्तराखंड का कोई भी नागरिक पूछ सकता है। मान लिया हमारे जो यूकेडी के प्रवक्ता हैं वो एक सामान्य नागरिक है, तो जवाब देने का काम किसी बड़े राजनीतिक दल का बनता है। तो मैं इस बयान से कि उनके दल कितने बार टूटे, वो कुछ जनता के बीच में उनकी पारदर्शिता है कि नहीं है, ये जवाब किसी भी बड़े राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जायज चीजों पे देखिए ये नूरा कुश्ती हो रही है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। बीजेपी काम कर रही होगी धरातल पर, 455 करोड़ आया है तो कुछ चीजों पे आवागमन हो रहा होगा, और शायद जहां तक मुझे जानकारी है, मैं किसी एक अच्छे अधिकारी से देहरादून के, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी बात हो रही थी, तो सरकार अब उस पर भी विचार कर रही है, और वो शायद उत्तराखंड सरकार के विषय नहीं है, वो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय टीम एक अन्वेषण भी कर रही है कि क्या आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए या उनको कहीं पुनर्विस्थापित किया जाए। दोनों चीजों पे चर्चा चल रही है, और शायद उस क्षेत्र को अति संवेदनशील घोषित करके कुछ नए सेक्टर्स तैयार करने की चर्चा चल रही है। ये सरकार के अंदर की बात है और शायद राज्य सरकार इस पर विचार भी कर रही है। तो कुछ चीजों को लेके सरकार पाइपलाइन है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पद संवेदनशील। मैं किसी अधिकारी को कोट करके ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीजों पे भी बात हो रही है कि अगर वहां आपदा आई है और वहां की भौगोलिक स्थिति पुनर्स्थापित के लिए ठीक नहीं है तो उन्हें पुनर्विस्थापित किया जाए। ये एक बात है, इस पे मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं। किसी अधिकारी ने मुझे ये बात बताई थी आज से 10, 15, 20 दिन पहले, जब कभी कर्नल कुटियाल का ऐसा बयान नहीं आया। फुल प्लेज कमेटी बनी थी, अगर आपको शायद याद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की फुल प्लेज कमेटी है, तो जो आप ये बता रहे हैं, वो स्टडी में फुल प्लेज कमेटी बनी है, वो स्टडी कर रही है पूरे, वो सिर्फ एक धराली की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की तो स्टडी। वो एक तो वो जो स्पष्ट चीजें हैं, जो अंदर खाने में बात चल रही है, ये चल रही है कि पुनर्स्थापित किया जाए या पुनर्विस्थापित। विस्थापित का मतलब वो जो क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने अपना कुछ कारोबार वहां सेट किया है, अगर वो पुनः बार बार भीषण आपदा आ रही है तो सरकार चाहती है उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर फिर से बसाया जाए। ये उनकी एक प्लानिंग है, ये केंद्र सरकार की प्लानिंग है, और इस पर एक टीम काम कर रही है जहां तक मेरी नॉलेज में है। तो यहाँ पे ऑफिशियली टीम काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक मुझे मेरी जानकारी में है, तो मैं किसी का, इसमें जरूरी बात यह है कि दोनों पक्षों, तीनों पक्षों को, और खासकर यूकेडी, चूंकि मैं जानता हूं, मैं जब 5 अगस्त को यहाँ धराली में आपदा आई थी तो मैं यहीं बैठा था, और जब सारी मशीनरियां काम कर रही थी तो मुझे केवल एक राजनीतिक दल मिला था जो राशन सर पे लेके यूकेडी के लोग गए थे वहां। तब से मेरी निगाह में उनके लिए आंखों में इज्जत है कि कम से कम इनकी आत्मा में वो बात आई। अगर मैं किसी पीड़ित के घर जाता हूं, मैं उस सभ्यता से आता हूं, अगर मुझे किसी पीड़ित के घर जाऊं तो नहीं मेरी बहुत ताकत है तो एक पैकेट बिस्कुट ही लेके जाऊं। ठीक है, तो ये संवेदनशीलता होती है, ये मैंने यूकेडी में देखा था। इसलिए मुझे राजेश्वर जी ये बात बुरी लगी कि अगर उसका एक सामान्य, मान लिया 10 ही लोगों की टीम है, तो आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि सरकार का तो कर्तव्य बनता है, विपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि अपने सुझाव दे। तो सुझाव भी कंक्रीट कैलकुलेशन के साथ, डाटा बैक बाय प्रॉपर डाटा के साथ। तो हम लोग तो सिंपली सुझाव देते देखे, अगर आप ऐसे सुझाव ही देते रहे, आपदा के बाद जो बुनियादी सुविधाएं बहाल कोई सुझाव देते हैं। ठीक है, एक कमेंट ले लेते हैं इसी पर। उमा सिसोदिया जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर आती हूँ फाइनल कमेंट पर। सभी से एक छोटा कमेंट लेंगे। पहले उमा सिसोदिया जी, एक छोटा सा कमेंट।
देखिए मैम, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी निशी जी कि जब आपदा आई और एक भयानक सैलाब आया और बहुत सारे लोगों को उसमें दबा दिया, जिनकी असली जानकारी भी अभी तक भी हम लोगों को नहीं है। सरकार कुछ और बोल रही है, विपक्ष कुछ और बोल रहा है और सरकार के कुछ नुमाइंदे कर्नल कोठियाल साहब कुछ और बोल रहे हैं। लेकिन जिस समय आपदा आई उसके बाद सरकार को कम से कम इतना जरूर करना चाहिए था कि उस जगह की खुदाई करके एक्चुअल में वहाँ पर कितने लोग दबे हैं, वो जिंदा हैं नहीं हैं, उनको कम से कम निकालना चाहिए था। उस मलबे को साफ जरूर करना चाहिए था। देखिए, अगर उनमें उस मलबे में कहीं मेरा अपना कोई प्रियजन वहाँ पर होता तो क्या मैं नहीं चाहती कि वो खोद के उसकी कम से कम मेरे को उसकी डेड बॉडी ही मिल जाए, मैं कम से कम अपनी आंखों पे भरोसा कर लूँ कि हाँ वो दब गए। अभी तक भी वहाँ पर कितने लोग लापता हैं, जो लोग वहाँ पर ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग यहाँ पर दबे हुए हैं, क्योंकि आपदा के बाद उनका पता नहीं चला। एक संवेदनशील सरकार होने के नाते कम से कम आपको उस मलबे की सफाई करके वहाँ पे जो लाशें, जो लोग दबे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको निकाल कर रखना चाहिए था। सिर्फ ये कह देना कि 2 लोग दबे थे जी, बस 2 लोगों की हम लोग बॉडी ढूंढ पाए, ये बिल्कुल ठीक है, असंवेदनशील स्थिति है। और आज भी देखिए, मैं अभी फोटोज देख रही हूँ कांग्रेस जनों के पीछे जो आपदा का पूरा मलबा फैला पड़ा है, वो आज तक साफ नहीं हुआ। 4 महीने हो गए। अब आप बताइए यार, आपने उसके ऊपर सड़क भी बना दी। इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार में समस्या नहीं हो सकती। 2.5 किलोमीटर लंबा वो मलबा है और 50 फीट की ऊंचाई पर। तो सर ये टेक्निक तरीका होता है कैलकुलेट करने का कि ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। ठीक है आनंद जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड में बात रखिएगा, छोटा सा फाइनल कमेंट। मैं आपके माध्यम से इससे पूछना चाहता हूँ राजेश्वर जी से, आपदा के बाद जो बुनियादी सुविधाएं बहाल करने में जो सरकार और कितने दिन लगाएगी? वहां पर ध्वस्त सड़कें हैं, टूटी पेयजल लाइनें हैं, बंदित बिजली की लाइनें हैं। ये इनका डबल इंजन का मॉडल है क्या? दूसरा, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि पक्के घरों को भी कच्चा दिखाकर मुआवजा देने की बात की जा रही है, कम मुआवजा देने की बात करी जा रही है। ठीक है, ठीक है आनंद जी। राजेश्वर जी, छोटा सा कमेंट इसी पर, फाइनल कमेंट प्लीज आनंद जी। अब रुक जाइए, आपका सवाल हो गया है, फाइनल कमेंट लेने दीजिए, समय बहुत कम है। राजेश्वर जी, क्वेश्चन क्या था? मेरी आवाज नहीं है। फाइनल कमेंट मांग रही हूँ आपसे फुल डिबेट का। देखिए, फुल डिबेट का ये कि देखिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी। सरकार चाहे विपक्ष का कोई भी सजेशन होगा, क्या संवेदना है वो नहीं बताई, वो नहीं बताई। ना तो आप वहाँ पे डेड बॉडीज ढूंढ पाए, ना मलबे में दबे हुए जानवर, ना आपने घर बना पाए। लेकिन कितना समय और लगेगा, कितना समय और लगने वाला है राजेश्वर जी, बस ये जानना है। एक सिसोदिया जी का भी जवाब दे दूं, इस सब चीजों के लिए ना टेक्निकल प्रोसेस होता है। सेस्मिक डाटा के जो संवेदनशील होती है उसमें सेंसर्स होते हैं, उनसे आइडिया लगाया जाता है कि इसके नीचे राजेश्वर जी 4 महीने स्पेसिफिक डाटा नहीं कलेक्ट हो पा रहा है आपका, टेक्निकल पॉइंट्स आपको नहीं हो पा रहे हैं, फिर आप ट्रिपल इंजन वाली सरकार खुद को बता देते हैं। सिसोदिया जी, आप फिर ये सब चीजें स्टडी आपको नहीं पता है, सारी जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो भी साथ साथ देखा जाता है, उसमें तरीके होते हैं उसके। ठीक है आनंद जी, राजेश्वर जी माफी चाहूंगी आप सभी से, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय की कमी को देखते हुए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, चर्चा बहुत जरूरी रही है क्योंकि यहाँ पर आपदा जब आती है तो उस पर अवसर खोजे जाते हैं और उन अवसरों को कैसे राजनीतिक पार्टियां अपने बंदर बांट करते हुए यहाँ पर देख रही हैं, वो देखने को मिला। एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि समाधान खोजा जा रहा है और इस पर कार्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी वहां पर पहुंचकर आग में घी डालने का काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद क्या सरकार अभी भी चेतेगी या नहीं, और कब तक ये पूरी तरह से मलबा साफ कर दिया जाएगा और वापस से सुविधाएं वहां पर उन्हीं लोगों को मिल पाएगी? पुनर्वास और राहत को लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है? उन 455 करोड़ का कैसे उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला है, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत,